मैं प्रोफेसर गौरव रावल, मैं पिछले 17 वर्षों से महाविद्यालय में अध्यापन करता हूं और पिछले 8 वर्षों से पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं साइबर अपराध और उनके विवेचना से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए। आज इस कार्यक्रम के तहत हम प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के बीच, क्योंकि आप भी सभी शिक्षकगण हैं। हम जब क्लासेस में जाते हैं और जब हम देखते हैं कि काफ़ी कम उम्र के बच्चे या स्टूडेंट्स जो शिक्षारत हैं, उनका फिक्र भी अब साइबर अपराधों में या तो उनकी लिप्तता पाई जा रही है या किसी न किसी रूप में वो या तो उनके साथ ही इस तरह का अपराध हो रहा है। इसका कारण ये है कि यही वो हमारे समाज का वर्ग है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, लेकिन बिना सूचना के या बिना जानकारी के। अगर साधारण सी बात है, अगर कोई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बारे में हमको क्या ना करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये नहीं पता है, तो एक व्यक्ति का अगर हम उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति अगर कोई गाड़ी या वाहन चलाना सीखना चाहता है और उसको पता नहीं है कि गियर किसको बोलते हैं और एक्सीलेटर किसको बोलते हैं और स्टीयरिंग किसको बोलते हैं, और बिना उसको सिर्फ चाबी दे दी जाए और बोला जाए कि आप वाहन चलाइए, तो उस व्यक्ति के दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यही हमारे आज के युवा वर्ग के साथ हो रहा है कि हमने हमारी युवा पीढ़ी को टेक्नोलॉजी तो दे दी। 3 साल के बच्चे को भी हमने कैंडी क्रश खेलने के लिए मोबाइल दे दिया, 8 वर्ष के बच्चे को भी हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल दे दिया, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास तो मोबाइल है ही, क्योंकि वो कब कोचिंग ट्यूशन जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि क्या चीज़ इसमें की जाना चाहिए और क्या नहीं की जाना चाहिए। देखिए, सन 2000 तक हमारे पास ऐसा कोई नियम कानून नहीं था, और हमने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको हम इंडियन IT एक्ट 2000 का नाम देते हैं, हमने बनाया और ये लागू हो गया सन 2000 से। इसका मतलब क्या, इसके विभिन्न चरण हैं। शुरू के 2 इसके जो चरण हैं उसमें इसकी परिभाषा, साइबर अपराध क्या होता है, किन किन लोगों को होता है, फिर विवेचना का अधिकार किसको दिया जाए, और एक अध्याय जिसमें दंड और उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई कि क्या चीज़ें अपराध की श्रेणी में आएगी और क्या अपराध है। तो हमने टेक्नोलॉजी तो हमारे युवा पीढ़ी को दे दी, हमारे बच्चों के हाथों में दे दी, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि इसको करने के कुछ नियम हैं जो देश का कानून है। और जब कानून होता है, आज हमारा बच्चा, छोटे से बच्चा भी अगर आज हमारे धारावाहिक देखता है कोई टीवी पर, तो उसको पता होता है क्या चीज़ करने से मुझे फांसी की सज़ा हो सकती है, मुझे उम्र कैद हो सकती है किसी को मारने से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसी को गलत ईमेल भेजने से भी मुझे सज़ा हो सकती है। तो इसीलिए हम आज इस कार्यक्रम के तहत यहाँ प्रस्तुत हैं। अब हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, तो पहले तो हमको ये बताना चाहिए विद्यार्थियों को कि ये जो इंटरनेट है ये किसी एक कानून के तहत बंधा हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि फेसबुक पे जाने के लिए जो हमारा नियम है कि 12 या 13 वर्ष से कम उम्र का बच्चा फेसबुक पे ID नहीं बना सकता। लेकिन चूँकि हम खुद भी इस बारे में जानकार कम हैं या जानकारी हम लेने की इच्छा नहीं रखते, अगर फेसबुक हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप हम यूज़ कर रहे हैं, या कोई और हम कोई एप्लीकेशन या किसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन या एक दूसरे से संचार के माध्यम के, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में प्रथम जो देश है वो है चीन, जिसको हम बोलते हैं चाइना, और हमारा भारत आता है 4थे स्थान पर, जहाँ पर 80% के करीब साइबर अपराध एक साल विशेष में दर्ज होते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सूची में सबसे आखिरी नंबर पे 24वें नंबर पे आता है जापान, जहां पर सिर्फ 30% साइबर अपराध होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी सूचना में जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का यूज़ करता है, अमेरिका, उनका इस 24 देशों की सूची में नाम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि वहाँ साइबर अपराध नहीं होते? नहीं, वहाँ साइबर अपराध होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों को 5वीं क्लास से, कक्षा से ही साइबर अपराध के बारे में जानकारियाँ या उसकी पढ़ाई कराई जाती है। तो जब वो बच्चा 8 वर्ष तक का या 10 वर्ष तक का होता है, तब तक आते आते उसको पता होता है कि मुझे इस ऑनलाइन दुनिया में या आभासी दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में अगर मुझे जाना है तो इसमें मुझे क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्या करने से मैं अपराधी बन सकता हूँ, क्या चीज़ों को मुझे अवॉइड करना चाहिए, जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कि हमारे देश में उसकी कमी है। इसलिए हम 4थे नंबर पर आते हैं विश्व में। तो अभी तक ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब इस महामारी के बाद, जो कोविड महामारी हमारे पास आई है, उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी शिक्षकों की और बढ़ गई कि इस कोविड महामारी के बाद 400% हमारी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ी है। तो 400% मतलब पहले जब जो हमारे बच्चे नहीं थे, अब हम 400 गुना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, डेटा का यूज़ कर रहे हैं। पहले हमारा 1 GB डेटा में हमारा महीना भर का काम हो जाता था, अब
एक दिन का 4 GB डेटा भी कम पड़ रहा है। तो अब जब हम इतना इसको इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन तब हमारा काम चलता था बिना नियम के, क्योंकि हम कुछ ईमेल या कुछ कोई वेब सर्फिंग करते थे या कुछ चीज़ें डाउनलोड करते थे, लेकिन अब हमारा सारा काम ही इस पर शिफ्ट हो गया है। तो अब 70% हमारा जो 70% जो हमारा कार्य है, दैनिक कार्य जिसको मैं बोलता हूँ, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो शैक्षणिक कार्य हो, चाहे वो नोट्स बनाना हो, चाहे वो असाइनमेंट को सबमिट करना हो, या टीचरों को मूल्यांकन करना हो बच्चों का, या उनको कोई किसी तरह का असाइनमेंट या प्रोजेक्ट देना हो, वो सब कुछ अब आ गया है इंटरनेट पर। लेकिन टीचर भी इसके पूरे नियमों से वाकिफ़ नहीं है, और जब हम खुद ही अपने उस नियमों को नहीं जानते तो हम अपने बच्चों को कैसे उनसे बचाएंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं। तो हम सबसे पहले बात की साइबर अपराध क्या है। देखिए 2000 तक तो ये माना जाता था कि साइबर अपराध की परिभाषा जो थी, जो हमारे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत, उसके था कि कंप्यूटर से किए गए अपराध ही साइबर अपराध कहलाते थे, क्योंकि उस समय पर सिर्फ कंप्यूटर ही यूज़ होता था। दूसरे जो गैजेट्स हैं, या जो जिसको बोलना चाहिए हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, वो हमारे पास नहीं थे। ना हमारे पास स्मार्ट वॉच थी, ना हमारे पास कोई मोबाइल था उस टाइम पर, डिजिटल मोबाइल था, ना टैबलेट्स हुआ करते थे, ना हमारे पास कोई ऐसे गैजेट्स होते थे, स्मार्ट टीवी है, या फिर ऑटोमेटेड डोर लॉक सिस्टम है जो दरवाजे हैं, या फिर कोई ऑटोमेटेड CCTV कैमरास है, वो नहीं होते थे। तो उस समय जो अपराध होते थे सिर्फ, तो उस समय जो हमारा देश का कानून था वो ये बोलता था, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, कि अब कंप्यूटर के अपराध ही साइबर अपराध में के तहत आएंगे। लेकिन जल्दी इसको हमने दुरुस्त किया, इसको अमेंडमेंट किया, और हम IT एक्ट में कुछ धाराएं हमने हटाई और कुछ धाराएं हमने बढ़ाई, जिस तरह के अपराध सामने आने लगे। तो अब हमने जो नया IT, जो हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया है, उसको हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 संशोधित संस्करण, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट एडिशन। उसके तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अगर आपने अपराध किया हो, चाहे वो आपका स्मार्ट वॉच हो सकती है, चाहे वो आपका ऑटोमेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन हो सकती है, चाहे वो आपकी स्मार्ट टीवी हो सकती है जो वायरलेस से जुड़ी है, जिसमें इंटरनेट आ रहा है, या ये कोई और गैजेट हो सकता है, कोई आपकी डिजिटल वॉच हो सकती है, या फिर कोई ऐसा गैजेट हो सकता है जिसके थ्रू आप किन्हीं उपकरणों को कंट्रोल कर लें। आपको पता है कि हमारे हृदय में उसकी गति को बनाने के लिए एक उपकरण आता है जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे जिन व्यक्तियों को, जिनके हृदय में पेस मेकर लगा हुआ है, इम्प्लांट किया हुआ है ऑपरेशन के थ्रू, उनकी पेस मेकर की गति घटाई या बढ़ाई जा सकती है। मतलब आप किसी व्यक्ति के प्राण भी ले सकते हो, या किसी व्यक्ति को बीमार कर सकते हो इन गैजेट के थ्रू। तो ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएंगे। हमारे जो नए अधिनियम में ये भी बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र के जो संलेख है उसमें, कि जालसाजी और ठगी को भी अब हमने साइबर अपराध की श्रेणी में डाला है। जालसाजी, ठगी मतलब किसी ने त्रुटिपूर्ण, आपको द्वेषपूर्ण कुछ और बात बताकर आपसे OTP ले लिया, ये साइबर अपराध में आएगा। 2000 के पहले तक हमारे पास अपराध तो हम कायम करते थे इस पे, लेकिन धारा 420 के तहत करते थे, जिसको हम भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड में, IPC के तहत। लेकिन अब हम साइबर अपराध में भी इसकी धाराएं लगती।